Good morning, everyone. Welcome to my channel. In my last lecture, we will learn the non-homogeneous system of linear equations by using Gaussian elimination method, and we have learned one case. तो consistency criteria में हमारे पास जो थ्री केसेस हैं उसमें फर्स्ट होता है अगर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और उसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. केस टू होता है इफ द सिस्टम इज कंसिस्टेंट and it has infinitely many solutions, and the case 3 is if the system is not consistent, if the solution of the system does not exist. तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. This is solved example by Gaussian elimination. केस 2 हमारे पास आएगा. मैंने एग्जाम्पल लिखी है अपनी और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं अपने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सबसे पहले मैंने कोफिशिएंट्स लिखे हैं. दिस इज द कोफिशिएंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. ये हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है इसके 5 माइनस 2 1 5 माइनस 2 1 3 2 7 3 2 7 एंड 1 1 3 वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं मैंने उनको लिखा है और डॉटेड लाइन के इस साइड पे जो इक्वालिटी के राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं 3 5 2 ये मैं यहाँ पे लिख दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो है इसका ऑर्डर जो है x1 x2 x3 वेरिएबल्स का इसको अपने माइंड में रखना है क्योंकि जो भी ऑर्डर होगा जैसे हमारे पास यहाँ पे अभी ऑर्डर है x1 x2 एंड x3 तो आपने इसी ऑर्डर से कोफिशिएंट्स लिखने हैं. अगर आपको यहाँ पे कोई इक्वेशन जो है वो ऑर्डर्स आगे पीछे हुए हुए हो लाइक x2 पहले लिखा हो x3 बाद में तो आपने उसके अकॉर्डिंग कोफिशिएंट्स को आपने पहले x1 का कोफिशिएंट लिखना है फिर x2 का कोफिशिएंट और फिर x3 का कोफिशिएंट. ओके नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने गॉसियन एलिमिनेशन में क्या करना होता है अपने ये हमारे पास पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया है जिसको हम डिनोट करते हैं ए बी से. गॉसियन एलिमिनेशन के लिए हमने सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना होता है. तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है डायगनल को. एचलन फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारा मैट्रिक्स पूरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट कंसिडर करते हैं. जैसे दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स तो हम उसको ट्राई करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने का. कि हमारे पास जो डायगनल है डायगनल्स के नीचे के एलिमेंट्स को मुझे जीरो करना होता है इन केस ऑफ एचलन फॉर्म. उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अच्छा मेरे पास गॉसियन एलिमिनेशन के लिए ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 हो. तो आपके यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं. और अगर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऑपरेशन किया है R13 मीन्स मैंने रो 1 और 3 को इंटरचेंज किया है. यहाँ पे रो 1 में आप देखिए कि मेरे पास ये जो एलिमेंट है 5 है और रो 3 का ये एलिमेंट 1 है. मैं अपने यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट 1 आ जाए. दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी. मैं सिर्फ अपने नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनको फिजिबल करने के लिए मैंने ये ऑपरेशन किया है. क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये एलिमेंट 1 हो जाएगा लाइक दैट इस इन टू रोज को इंटरचेंज करने के लिए, जब ये एलिमेंट 1 हो जाएगा तो मेरे पास ईजी होगा कि इनके नीचे के 2 एलिमेंट्स को मैं ज़ीरो कर दूँ. मेरे पास ईजी ऑपरेशंस होंगे. ये बहुत से बुक्स में आप नोट करेंगे कि इन केस ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन या एचलन फॉर्म में जब आपने कन्वर्ट करना होता है मैट्रिक्स को तो उन्होंने डायगोनल एलिमेंट्स को 1 किया होता है अपने सॉल्यूशंस को नेक्स्ट स्टेप्स को ईजी करने के लिए. तो यहाँ पे जब मैं फर्स्ट पिवट को जो है अपने रो 1 के फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट को 1 बना लिया इंटरचेंज करके रोज को. नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, मुझे अपने फर्स्ट पिवट से जो नीचे के 2 एलिमेंट्स हैं इनको मुझे ज़ीरो करना है. इनको ज़ीरो करने के लिए मैंने अपने इस पिवट को ही यूज़ करना है अपने इन 2 एलिमेंट्स को ज़ीरो करने के लिए. नेक्स्ट स्टेप में क्या 2 ऑपरेशंस करूँगी, मैं एक ऑपरेशन करूँगी अगर मैं R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 3 टाइम्स R1 तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा. और अगर मैं R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ 5 टाइम्स R1 तो ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा. तो ये 2 ऑपरेशंस मैंने यहाँ लिखी हैं R2 माइनस 3 R1 एंड R3 माइनस 5 R1. आप चाहें तो रो ऑपरेशंस को इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं दैट R2 becomes
R2 माइनस 3R1। अगर आप इस तरह से मेंशन करेंगे तो इसका मतलब है आपके पास चेंजिंग आ रही है रो 2 में, जो आपने पहले लिखा है, जो रो पहले लिखी है वो कन्वर्ट चेंज हो रही होती है, सेकेंड वाला जो आपने रो लिखा है वो चेंज नहीं हो रहा होता। तो अब इन टू ऑपरेशंस में रो 2 और रो 3 चेंज होगा। रो 1 मैंने एज इट इज लिख दी 1 1 3 2। रो 2 पे जब मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया ये, तो मेरे पास रिजल्टेंट ये रो आ गई। और जब मैंने रो 3 पे ये ऑपरेशन अप्लाई किया पूरी रो पे, तो मेरे पास रो 3 कन्वर्ट हो गई है इस रो में। यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन आप लोगों की ईज के लिए लिख के दिखाया है। फॉर एग्जांपल रो 3 का मैं एक एलिमेंट पे अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करूँ, रो 3 का अगर मैं ये एलिमेंट लूँ 3, रो 3 का एलिमेंट मैंने लिया है 3 माइनस 5 टाइम रो 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज 2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो 1 का एलिमेंट है 2, यहाँ पे 2 लिखा एंड दिस इज इक्वल्स टू -7। तो आपके पास ये एलिमेंट कन्वर्ट हो गया है -7 में। तो आप इसी तरह से R3 के हर एलिमेंट पे ये ऑपरेशन अप्लाई करके ये वैल्यूज जो हैं इसके एलिमेंट्स की ये आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। अब जो सेकंड पिवट है, फर्स्ट रो का तो मेरे पास ये पिवट हो गया, अब सेकंड रो का पिवट है मेरे पास ये। पिवट इज द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एनी रो। अब सेकंड रो में ये पहली नॉन जीरो एंट्री है, ये जीरो है, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है। इसको मैंने, ये मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये एंट्री +1 हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी ईज़ के लिए इसको +1 कर सकती हूँ। अगर मैं इसको +1 ना भी करूँ तो भी मेरे पास ठीक कंसिडर होगा आंसर इसका विद द माइनस साइन। तो मैं अपने ऑपरेशंस को नेक्स्ट इजी करने के लिए इसको +1 करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैं क्या ऑपरेशन करूँगी, मैं R2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी -1 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए रो 1 एज इट इज़ रहेगी 1 1 3 2 1 1 3 2। R2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 को, -1 R2। सो दिस मैट्रिक्स इज रो इक्वलेंट टू दिस मैट्रिक्स। R1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 विच इज जो बन जाएगा 0 1 2 1 0 1 2 1। और R3 एज इट इज 0 -7 -14 एंड -7। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास सेकंड डायगोनल एलिमेंट है वो भी 1 आ गया। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं इसको भी -1 से R3 को भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। ये तीनों यहाँ पे आपके पास नेगेटिव साइंस हैं। तो लेकिन अगर आप देखिए, अब मुझे एचेलन फॉर्म के लिए इस पिवट से नीचे के एलिमेंट को 0 करना है। इस डायगोनल एलिमेंट से नीचे के एलिमेंट को, इसको 0 करने के लिए मुझे मेरे लिए ये नेसेसरी नहीं है कि मैं इसको प्लस में चेंज करूँ। तो अगर मैं इसको माइनस में भी रहने देती हूँ तो मेरे पास इजीली ये ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है। तो इसमें मैं क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगी, रो 3 में अगर मैं रो 3 में ऐड कर दूँ 7 टाइम्स रो 2, क्योंकि मुझे इस पिवट को यूज़ करते हुए ही इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट ऑपरेशन करूँगी R3 प्लस 7 टाइम्स R2। R3 में 7 टाइम्स R2 ऐड करूँगी तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 1 3 2, सेकेंड रो भी एज इट इज़ 0 1 2 1 0 1 2 1, और R3 पे ऑपरेशन ये पूरी रो 3 पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज रहेगा 0 प्लस 7 टाइम्स 0 इज 0, देन -7 प्लस 7 टाइम्स 1 इज 0। देन इस एलिमेंट के लिए जो ऑपरेशन ये आया है ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, -7 प्लस 7 इसका 0 हो गया, और इस एलिमेंट के लिए -14 प्लस 7 टाइम R2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज 2। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 -14 प्लस 14 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इस एलिमेंट को भी जब मैं -7 प्लस 7 टाइम 1 भी 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे लास्ट एलिमेंट भी रो 3 का 0 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, हमारा जो गिवन ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, रो ऑपरेशंस के बाद ये एचेलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। और एचेलन फॉर्म के लिए जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं वो आप देखिए फुलफिल करती है कि आपके पास जो अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो मैट्रिक्स के एंड पे होगी, लास्ट में होगी। तो मेरे पास ज़ीरो रो उसके लास्ट में है। और ये कि आपके पास जो पिवट है, पिवट से पहले नंबर ऑफ ज़ीरोस
हर अगली रो में पिछली से ज़्यादा होंगी। आपके पास ये कंडीशन होती है एचेलन फॉर्म के लिए। तो आपके पास इस पिवट से पहले कोई ज़ीरो नहीं है और आपके पास नेक्स्ट रो में पिवट से पहले 1 ज़ीरो है जो पिछली रो से ज़्यादा है और आपके पास ज़ीरो रो जो है वो लास्ट में है। तो आपके पास ये एचेलन फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड एचेलन फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, एचेलन फॉर्म में आने के बाद मैं अपने मैट्रिक्स को मैं चेक करूंगी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म का आएगा। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया हम देखेंगे यहाँ पे। जी, ये तो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया मैंने लास्ट लेक्चर में जो है वो लिखा था फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मेरा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा अगर रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ बी। पहले हम ये चेक करते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं, और इनकंसिस्टेंट होगा इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए क्या है मेरे पास, दिस इज द मैट्रिक्स ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका रैंक मेरे पास क्या है, इसका रैंक है 2। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास 2 है, तो रैंक ऑफ ए मेरे पास 2 के इक्वल है। और अब रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखते हैं। दिस होल इज द ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को कंसिडर करूं तो इसकी भी आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दिस एंड दिस, देयर आर टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज फॉर दैट मैट्रिक्स और द लास्ट रो इज द जीरो रो। तो रैंक ऑफ ए भी मेरे पास इक्वल होगा 2 के। और नंबर ऑफ, अब मेरे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी आ गया, तो मीन्स आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब उसके मेरे पास सब केसेस हैं जो मैंने अपना लास्ट लेक्चर में कराया था। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन्स होगा तो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होगा तो मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। नंबर ऑफ अननोन्स जो हमारे गिवन क्वेश्चन में वेरिएबल्स थे वो 3 थे, x1 x2 एंड x3। so number of unknowns in that case are 3. So this is the case when rank of A equals to rank of AB is less than number of unknowns, so we will get infinitely many solutions of our system. अब वो सोल्यूशन हमें निकालने कैसे हैं, गेट कैसे करने हैं, उसके लिए हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है जो एचेलन फॉर्म में आ गया है उसको मुझे दोबारा से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब उसको मैं कैसे लिखूंगी, जो मेरे पास फर्स्ट रो है उसको मैं बनाऊंगी दोबारा से फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स को फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगी। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 तो x1, सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 तो प्लस x2 और थर्ड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 3 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 2। इसी तरह मैं सेकंड रो से अपनी सेकंड इक्वेशन डेवलप कर लूंगी। x1 का कोएफिशिएंट 0 है तो x1 यहाँ पे मेरे पास नहीं होगा, x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 1 और लास्ट रो मेरे पास 0 है तो मेरे पास थर्ड इक्वेशन नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए मेरे पास 2 इक्वेशंस आई हैं और 3 अननोन्स हैं। यहाँ पे हम अपने किसी भी एक वेरिएबल को x1, x2 या x3 को जो फिजिबल हो उसको किसी फ्री वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इन दैट केस मैंने सपोज किया कि लेट x3 इक्वल्स टू t वेयर t इज एनी फ्री वेरिएबल। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैंने x3 को जब t का नाम दे दिया तो मैं अब x3 इक्वल्स टू t को बैक सब्स्टिट्यूट करूँगी in equation number 2 and in equation number 1 and then I will get the values of variable x2 and x1 in terms of t. Now when I put x3 equals to t into equation number 2, equation number 2 gives x2 plus 2 times x3 की जगह मैंने t put किया equals to 1। यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू आई 1 minus 2t। यहाँ पे x3 की इन टर्म्स ऑफ t आ गई, यहाँ पे x2 की इन टर्म्स ऑफ t आ गई। अब मैंने x2 और x3 की ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। इक्वेशन नंबर 1 गिव्स x1 एज इट इज, x2 की जगह 1 minus 2t और x3 की जगह मैंने t पुट किया। तो इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई है x1 इक्वल्स टू 1 minus t। अब मेरे पास ये सॉल्यूशंस आ गई हैं अपने अननोन्स के x1, x2 और x3 के in terms of a free variable t. As t is a free variable, so by giving t different values, we can get infinite number of solutions for our variables. कैसे, t को अगर आप 1 वैल्यू देंगे तो आपके पास एक इसका सोल्यूशन आएगा x1, x2, x3 का। t को 2 देंगे, t को कोई भी आप रैंडम नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास x1, x2 और x3 की उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास आपके गिवन जो सिस्टम है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना केस 3 बाय गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। मैंने अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, उसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है, हाईलाइट किया इसकी डायगोनल को। अब मैंने इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है एचलन फॉर्म में। गॉसियन एलिमिनेशन में हम अपने जो मैट्रिक्स है उसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मुझे अपने जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, उसके नीचे के एलिमेंट्स को मुझे ज़ीरो करना होता है। उसके लिए आप देखिए यहाँ पे अगर 2 है और इसके नीचे 3 और 5 है, अगर मैं इस 2 को ही यूज़ करते हुए नीचे की टर्म्स को ज़ीरो करने की ट्राई करूँगी तो मेरा थोड़ा-सा मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 3/2 टाइम्स दिस 2, तो मेरे पास तब ये टर्म ज़ीरो होगी। इससे मेरे पास बाकी सब ऑपरेशन, जब सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा इस रो के बाकी एलिमेंट्स पे, तो ये सब वैल्यूज़ फ्रैक्शनल फॉर्म में चली जाएंगी और नेक्स्ट जो है ऑपरेशंस मेरे पास करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फ्रैक्शनल फॉर्म को सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे अपनी ईज़ के लिए इसको 1 बनाने की ट्राई करती हूँ इस एलिमेंट को। उसके लिए मैंने क्या ऑपरेशन किया है, मैंने R1 माइनस R2 किया है। मैं चाहती तो मैं अपनी इस रो को डिवाइड कर सकती थी 2 के साथ। 2 से डिवाइड करने से ये टर्म तो 1 हो जाती है, लेकिन अगेन ये एलिमेंट्स मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाते हैं, 1/2, 5/2 एंड 4/2। अगेन मेरे पास नेक्स्ट स्टेप्स में जो मेरा मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता फ्रैक्शनल फॉर्म्स में आने की वजह से। तो मेरे पास मोस्ट फिजिबल ऑपरेशन यहाँ पे ये था कि मैं R1 माइनस R2 कर दूँ। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ये दोनों मेथड्स हैं ऑपरेशन को लिखने के लिए। So this matrix is row equivalent to this matrix after applying that operation R1 minus R2। जो मैंने R1 में से R2 माइनस किया, 2 माइनस 3, यहाँ पे -1 आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ पे 3 आ गया। ये ऑपरेशन पूरी रो 1 पे अप्लाई किया तो रो 1 इसमें कन्वर्ट हो गई, -1 3 3 2, और रो 2 एंड रो 3 जो है वो मैंने एज इट इज लिख दी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वलेंट टू द मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। मैंने शुरू में किसी अगर लेक्चर में बाय मिस्टेक यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स के लिखा है तो आप इसे प्लीज़ करेक्ट कर लें, क्योंकि आपके पास जब रो ऑपरेशंस आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं होता, ये इसके रो इक्वलेंट आता है। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आता हमारे पास। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया है। अगर 1 हो या -1 हो, इट्स फाइन। दोनों केसेस पे मेरे पास इजीली इसके नीचे की दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। तो इसको 0 करने के लिए मैं अप्लाई करूँगी ऑपरेशन R2 प्लस 3 टाइम्स R1, ये 0 हो जाएगा, R2 प्लस 3 टाइम R1। और इसको 0 करने के लिए R3 प्लस 5 टाइम्स R1 करूँगी तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, R3 प्लस 5 टाइम R1। So this matrix is row equivalent to this matrix। ये दोनों ऑपरेशन मैंने अप्लाई किए हैं, R2 पे पूरी रो 2 पे ये ऑपरेशन और पूरी रो 3 पे ये ऑपरेशन। और यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट्स को आपको शो करके दिखाया कि एलिमेंट्स पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई करने हैं। रो 2 के लिए मैंने इस एलिमेंट को शो किया है कि इसको कैसे ऑपरेशन करेंगे। अगर मैं इस एलिमेंट को कंसिडर करूँ रो 2 के, तो R2 -2 प्लस 3 टाइम्स R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विच इज -2 से ऊपर R1 का एलिमेंट है 3, 3 -2 प्लस 9 इक्वल्स टू 7, तो -2 की जगह मेरे पास 7 आ गया। और इसी तरह से मैंने R3 की एक एलिमेंट पे आप ऑपरेशन यहाँ शो करके दिखाया कि कैसे करूँगी। R3 का मैंने एलिमेंट लिया फॉर एग्जांपल -4, R3 का एलिमेंट लिया -4 विच इज हेयर, प्लस 5 टाइम R1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट विच इज 3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसी कॉलम में R1 का एलिमेंट है 3, 3 यहाँ लिख दिया, -4 प्लस 15 इक्वल्स टू 11, तो -4 की जगह मेरे पास 11 आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये मेरे पास सेकंड रो का पिवट आ गया, फर्स्ट पिवट से नीचे की टर्म 0 हो गई, अब सेकंड रो का ये पिवट है, नंबर ऑफ sorry the first non-zero number of a row। तो आपके पास इस पिवट के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में इससे नीचे के एलिमेंट को 0 करना है। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें से डायरेक्ट R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी R2, तो 7 माइनस 7 0 हो जाएगा। तो मेरे पास डायरेक्ट इजीली ये एलिमेंट 0 हो रहा है इसमें से R2 सब्ट्रैक्ट करने की, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इस एलिमेंट को 1 करूँ।
तो मैं यहाँ पे इसलिए इस एलिमेंट को, डायगोनल एलिमेंट को एज इट इज रहने दूंगी और मैं जस्ट R3 माइनस R2 करूंगी। देखिए यहाँ पे मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, दिस इज R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 को अप्लाई करने के बाद मेरे पास R3 इस रो में कन्वर्ट होगी, R1 और R2 एज इट इज लिखा मैंने, और R3 माइनस R2 करने के बाद मेरे पास ये रिजल्टेंट रो 3 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एचेलन फॉर्म के लिए जो भी ऐसी कंडीशंस आप देखें कि ये सेटिस्फाई हो गई है। अगर आपको कोई रो ऑपरेशंस में या एचेलन फॉर्म या रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे लेक्चर्स जो है एचेलन और रिड्यूस एचेलन फॉर्म के वो उधर से गो थ्रू कर सकते हैं और अपने ये कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेशंस को लेके, रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस को लेके क्लियर कर सकते हैं। ओके, एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जब एचेलन फॉर्म आ गई तो आपने फिर कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया देखना है कि हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले रैंक ऑफ ए आप फाइंड करेंगे। रैंक, दिस इज द मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका रैंक कितना है आपके पास 2, वाई क्योंकि इस केस में आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो है वो 2 है, ये और ये। तो रैंक ऑफ दिस ए इक्वल्स टू 2। अब रैंक ऑफ ए बी, जो रैंक ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो देखना है। ये आपके पास पूरा ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसका रैंक देखना है आपने। इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 है, दिस इज द नॉन जीरो सॉरी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है। ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है इन द केस ऑफ ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपके पास रैंक ऑफ ए बी जो है वो 3 आ गया। सो एज रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे आप देखिए जो कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया मैंने लास्ट लेक्चर में कराया था, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एंड नो solution exists. So this is it for today's lecture, students, and in the next lecture we will learn how to solve the system of non-homogeneous linear equations by using Gauss-Jordan elimination method. If you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.